Okay, Assalamu alaikum. So today we would be starting section B for the past paper May June 2023 paper 4 variant 2. ठीक है, तो सेक्शन बी आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि सेक्शन बी जो है वो आपका हमेशा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सेक्शन बी जो है आपका वो हमेशा होगा किससे? वो हमेशा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और आपके पास दो क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और आपको एक बार नहीं आपको 1000 बार बताया गया है कि market failure and labor market is one of the most important chapter of the examiner जिसके ऊपर वो सवाल पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, the increased use of electric vehicle EV is encouraged as part of government's climate change policies because they create fewer negative externality than diesel and petrol gas vehicle. Evaluate with the help of diagrams दो पॉलिसी that a government may use to encourage the use of EVs. 20 मार्क। भाई ये ईवी क्या है? ये ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये सवाल ये कह रहा है, अगर मैं इसको उर्दू में पढ़ दूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो उससे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग यूज करते हैं तो उससे जो है ना वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कम क्रिएट होती हैं एज पर डीजल एंड एज पर डीजल एंड पेट्रोल कार्स। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो क्रिएट करता ही करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, अब सुनिएगा। इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टू पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट में यूज टू एनकरेज द यूज ऑफ ईवी। ठीक है, अब सुनिएगा। अगर मुझे इस सवाल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी हो तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब रट जानी चाहिए बेटा। अब जो है ना वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रट जानी चाहिए आपको। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है नॉलेज और एनालिसिस। असेसमेंट 1 ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो है ना वो है नॉलेज और एनालिसिस, और इसके जो है ना वो है 14 मार्क्स। ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो है ना बेटा वो है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के हैं 6 मार्क्स। कितने मार्क्स है? इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स। तो यार अगर मैं इस सवाल की मार्किंग स्कीम बनाने जाऊं तो मुझे ज़रा आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स पे बताएंगे कि हम लोग जो है ना वो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं नॉलेज और नॉलेज का मार्क्स लेने के लिए। सबसे पहले तो दिस इज योर सेक्शन बी, सेक्शन बी है ये, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, नॉलेज का मार्क लेने के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? सवाल ये पूछ रहा है। जी भाई, क्या क्या लिख सकते हैं नॉलेज का मार्क लेने के लिए? कौन बच्चा बताएगा भाई? सबसे पहले मार्केट फेलियर की डेफिनेशन। फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि हम देंगे इसको डिफाइन मार्केट फेलियर। सबसे पहले तो बेटा इसको देनी पड़ेगी मार्केट फेलियर की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन देंगे कि मार्केट फेलियर अकर्स? मार्केट फेलियर की डेफिनेशन क्या है? इट अकर्स व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। हमें इतने टाइम से पता है। फिर हम इसको डिफाइन करेंगे कि एफिशिएंसी क्या होता है। दो एफिशिएंसीज को बताएंगे, एलोकेटिव और इसको बताएंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सिर्फ डिफाइन करेंगे, छोटा सा छोटा छोटा। ठीक है, फिर हम इसको बताएंगे कि सोशल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम इसको प्राइवेट कॉस्ट और इसको एक्सटर्नल कॉस्ट समझा देंगे। लेकिन ए टू वाली कौन सी है? ए टू वाली कौन सी है? ये वाली, सोशल MSC इज इक्वल टू MPC प्लस EC। सर ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट दैट द सोसाइटी विल बेयर
बाय एवरी एडिशनल यूनिट। सर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट दैट द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर विल बेयर, क्या कहते हैं, बेयर बाय कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग द यूनिट। एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज बॉर्न बाय थर्ड पार्टी। सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि आपको 20 मार्कर के अंदर पूरा आंसर कॉपी पेस्ट करना होता है। बस आपको देखना होता है कि इसने कौन सी चीज मांगी होती है। अहमद, अब जैसे इस सवाल ने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात कर दी है, तो उसने खुद तो उसी बोल दिया है कि मैं डीमेरिट गुड की ही बात कर रहा हूँ, मैं वो गुड की बात कर रहा हूँ जो उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन मेरिट गुड का कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके है। अब सुनना मेरी बात, अब आप इसको एमएससी बताओगे, एमपीसी बताओगे और ईसी बताओगे। तो ये आप बता दोगे, उसके बाद फिर आप इसको बताओगे कि नेगेटिव, आप इसको बताओगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। इसके बाद आप इसको क्या बताओगे? उसके बाद आप इसको बताओगे कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है। तो आपको याद है भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? जब किसी गुड की कंजम्पशन और प्रोडक्शन ग्रेटर हो बेनिफिट से। तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन कंजम्पशन, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ डेफिनेशन। व्हेन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एनी गुड exceeds exceeds the benefits exceeds the benefits received received by consuming received by consuming received by consuming and producing a particular good। ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि MSC इज ग्रेटर देन MSB। जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट से ज्यादा है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको इसको हम लोग स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। याद है पिछली क्लास में भी बताया था कि इसको स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कहा जाता है, याद है आपको भाई? पिछली क्लास में भी कहा था, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ साथ साथ, इसको स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर इसको आप दूसरी चीज बताओगे। क्या बताओगे इसको? आप बताओगे डिफाइन सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा, एग्जामिनर ये कहता है कि मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स का अलिफ बे पे कुछ नहीं पता। आप ऐसे करके दो कैसे कि किसी छोटे बच्चे को आप काम करवा रहे हो। तो देखो, जिस बच्चे ने एमएससी और एमपीसी नहीं समझाया ना, तो आगे का भी बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले इसको ये तो बताओ कि एमएससी क्या है, एमपीसी क्या है, ईसी क्या है। इसलिए हमने इसको डिफाइन करा था, और कोई रीजन नहीं था डिफाइन करने का। फिर आप इसको बताओगे कि सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या होता है। तो आपने बोला सर सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल होगा। यानी कि ये वो पॉइंट है सर जहाँ पे रिसोर्सेज की हो रही होगी एफिशिएंट एलोकेशन। आपने बोला सर ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिसोर्सेज की हो रही होगी एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है। और सर एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब है कि सोसाइटी को कोई लॉस नहीं है। ठीक है ताहिर और अहमद? तो नो वेलफेयर लॉस है, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। सर कोई डायग्राम है? हाँ, आप इसकी डायग्राम बनाएंगे और उसको आपको जो है बेटा वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? डायग्राम क्या बनेगी ये भी जरा सुन लें। सबसे पहले तो आपने दो एक्सिस बना दी और लेबलिंग कर दी। ऊपर आपने लिख दिया प्राइस, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी। अब पहली बार जब ये पास पेपर कराया था, फेब मार्च का जब पहला पेपर कराया था, तो उसमें भी मार्केट फेलियर का सवाल आया था। तो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था कि एमएसबी डिमांड कर्व की जगह आप एमएसबी लिखेंगे, सप्लाई कर्व की जगह आप एमएससी लिखेंगे। तो अब मैं कभी भी ये चीज वापस नहीं रिपीट करूँ, आज वापस कर दी एक बार। दिस इज योर एमएसबी, दिस इज योर एमएससी। ये जो है बेटा ये हो गया आपका एमएसबी और ये हो गया बेटा आपका एमएससी। जहाँ पे एमएसबी और एमएससी इक्वल है वो है सोशली ऑप्टिमम लेवल,
वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गई प्राइस, ये आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी। सही लिखा है? बोले भाई सही लिखा है मैंने ये? ठीक है। एक सेकेंड हाँ। चलो भाई, ये है आपका सोशली ऑप्टिमम लेवल जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल है। अब आप बताओ अगर आप क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट करते हो। नहीं नहीं भाई, एमएससी और एमएसबी लिखा हुआ है, क्या हो गया दोस्त? अब अगर आप क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट करते हो, अगर आप किधर ऑपरेट करते हैं, अगर आप ऑपरेट करते हैं क्वांटिटी Q1 के ऊपर, तो इट मीन्स कि आप कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेनिफिट में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेनिफिट में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा ही है भाई। अगर मैं डिटेल में चला जाऊँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूँ, तो अगर आप क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आप देखिए कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है। ऐसा ही है भाई। अगर आप क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। तो आपको जो है ना वो क्वांटिटी को कट बैक करना चाहिए। ठीक है, आपको क्वांटिटी को कट बैक करना चाहिए। सर क्यों आप क्वांटिटी को कट बैक करें? ताकि एक्सटर्नल कॉस्ट जो है ना वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, देखिए भाई, अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आप देखें आपका बेनिफिट ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है। अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका बेनिफिट ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है। अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आपका बेनिफिट ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है, तो आपको क्वांटिटी को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना वो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट मैक्सिमाइज होगा। ऐसा ही है भाई। सर आपको क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपका बेनिफिट जो है ना वो एक्सटर्नल बेनिफिट मैक्सिमाइज होगा। क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, यानी कि ये वो बेनिफिट है जो आप हासिल कर सकते हैं लेकिन आप हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सारा काम। हमने इसको एमएससी एमएसबी सब कुछ बता दिया। अब आप इसको क्या बताओगे मुझे? अब ये बताओ ना, अब आप इसको क्या बताओगे? डायरेक्ट पॉलिसीज बताओगे? अब इसने डीमेरिट गुड तो बोला नहीं, इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला है। आप डायरेक्ट इसको पॉलिसी बताओगे, क्या करोगे? जरा सोच के बताओ। हाँ भाई, क्या डायग्राम बनाए? डीमेरिट मेरिट? यही तो सवाल है, क्या बनाए डायग्राम, मेरिट या डीमेरिट? सोच लो, 2 मिनट ले लो फिर बता देना। भाई देखो, अब मेरी बात सुनो। ये बोला है कि सवाल को जरा पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि आप जो है ना वो उसको डायग्राम्स के थ्रू बताओ। अब सवाल ने यहाँ से बोला है कि evaluate with the help of a diagram
बोले डायग्राम को यूज करो और बताओ दो पॉलिसीज जिसके थ्रू गवर्नमेंट एनकरेज कर सकता है यूज ऑफ ईवी। सही है। सवाल कह रहा है कि डायग्राम के थ्रू बताओ कि आप जो है ना वो एक्सटर्नल कॉस्ट को, वो ईवी को कैसे एनकरेज कर सकते हो। तो पहले तो मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाली डायग्राम बना दूंगा कि जिसमें एक्सटर्नल कॉस्ट शो हो रही होगी। फिर मैं जो पॉलिसी बताऊंगा ना उसके हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो एक डायग्राम मैं बता सकता हूँ इसको। लेकिन मैं ये कहीं पे भी ये नहीं बोलूंगा कि डीमेरिट गुड है, मैं इसको बोलूंगा कि भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, बस ये बोलूंगा मैं। तो मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ वो एक्सटर्नल कॉस्ट वाली। ठीक है। मैं मैं जो है ना वो एक डायग्राम बना सकता हूँ एक्सटर्नल कॉस्ट वाली। एक डायग्राम में एक्सटर्नल कॉस्ट वाली बना सकता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ कि जो है ना मैं वो प्राइस, और नीचे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। अभी है ना मैं क्लास में आपको 15 मिनट में भेजता हूँ। ओके। ऊपर लिख देता हूँ मैं प्राइस और नीचे लिख देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है। ये एमएसबी हो गया, ये हो गया एमएससी, ये एमएसबी हो गया, ये हो गया एमएससी। जहाँ पे दोनों इक्वल, वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी। देखें इधर, ये हो गया एमएसबी, ये हो गया एमएससी, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जो है, जो एमएसबी है वही एमपीबी है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब है ना मसला ये हो रहा है कि, मसला क्या है कि इसकी सप्लाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ना ये है एमपीसी की, ये किसकी लाइन है, ये एमपीसी की लाइन है। तो ये वाला जो लेवल है ना ये है सोशली ऑप्टिमम लेवल, इसके ऊपर कोई वेलफेयर लॉस नहीं। और ये जो इक्विलिब्रियम ई वन है ना ये है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल क्या है सर, एमपीसी और एमपीबी जहाँ पे इक्वल है। सर सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या है, इसके ऊपर तो पूरा एक पैराग्राफ लिखा ना ऊपर, जहाँ पे एमएससी और दाऊद एमएसबी इक्वल है। सही है। तो दाऊद यहाँ से लेफ्ट पे आ गई, न्यू प्राइस आ गई, नीचे जो है ना वो न्यू क्वांटिटी आ गई। फिर आपको बताया था कि इससे पहले जो प्राइस और क्वांटिटी है ना, जो प्राइस पी और क्वांटिटी क्यू है, उस पर तो कोई नुकसान नहीं है। तो इट मीन्स के नुकसान जो है वो इसी क्वांटिटी के ऊपर हो रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला याद करो ना, मैं एक फॉर्मूला भी मुंह जुबानी याद करा देता हूँ। अगर आप फॉर्मूला याद करो तो फॉर्मूला क्या था, एम एस सी इजिकल टू एम पी सी प्लस ई सी, या सर ये फॉर्मूला था। तो अगर मैं एम एस सी में से एम पी सी को निकाल दूँ तो मेरे पास एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ये आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है। ठीक है भाई। सही है। तो ये हमने डायग्राम भी शो कर दी। तो इसका मतलब है ये जो आपका ट्राइंगल है जो मैंने शेड करा है, ये जो ट्राइंगल मैंने शेड करा है, ये पूरा का पूरा आपका जो है ना ये वेलफेयर लॉस है। ठीक है मेरे भाई। ओके है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि दो पॉलिसीज बता दो। ठीक है। अब हम इतनी बार कर चुके हैं, इतनी बार कर चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो पॉलिसीज क्या क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज जो है ना मैं आपको मुंह ज़बानी बता देता हूँ। पॉलिसीज क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। गवर्नमेंट जो है ना वो एक पॉलिसी दे सकती है कि वो है ना सब्सिडी दे दे। क्या दे दे भाई, गवर्नमेंट जो है ना वो एक पॉलिसी ये दे सकती है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ईवीज के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। तो इससे इससे हो जाएगा, इससे काम हो सकता है, सस्ता हो जाएगा तो लोग ईवी की तरफ चले जाएंगे। दूसरा जो है ना वो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर दे, एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ जाएगी। और एक जो है ना वो सोल प्रोविजन कर सकता है। ये तीन पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि देखो सवाल कह रहा है कि ईवी ईवी को एनकरेज करना है। इनडायरेक्ट टैक्स इस बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ईवी को एनकरेज करना है। किसको एनकरेज करना है, सवाल कह रहा है कि ईवी को एनकरेज करना है। ठीक है। तो ये तीन पॉलिसी आप लगा सकते हो। फिर आप सब्सिडी की जब बात करोगे तो आप जो है ना वो खुद ही वो एक्सटर्नल बेनिफिट वाला एरिया मार्क करोगे। तो जब एक्सटर्नल बेनिफिट वाला एरिया मार्क करा तो ऑटोमेटिक हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। और एडवर्टीजमेंट में आप नॉर्मल डिमांड करके राइटवर्ड शिफ्ट का बना दोगे ग्राफ। ठीक है। और फिर जो है ना वो आप चले जाओगे कंक्लूजन की तरफ। तो भाई वो कंक्लूजन याद है आपको, इससे पहले भी आपको करवाइए, मैं मुंह जबानी आपको बता देता हूँ। कंक्लूजन में आप लिखोगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज। सही है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ वापस। कंक्लूजन में आप लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज। जैसे आप लिखेंगे कि भाई सब्सिडी अगर लगानी है तो पता होना चाहिए कि
पर यूनिट एक्सटर्नल बेनिफिट पर यूनिट सब्सिडी के इक्वल होना चाहिए, तभी सब्सिडी इफेक्टिव होगी, और इसको पता करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर आप इसको बताओगे कि सब्सिडी कॉस्टली है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पैसा कहीं और लगाया जा सकता है। फिर आप बताओगे एडवर्टीजमेंट भी कॉस्टली है, एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा। आप ये सब बताओगे। फिर आप बताओगे सोल्ड प्रोविजन का भी मसला है। फिर एंड में वो टैग लाइन दोगे मेरी वाली कि मार्केट फेलियर एक ऐसा इशू है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।